साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत टॉप 10 इम्पॉर्टेंट रासायनिक अपक्रियाएं देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है राइमर टीमान अपक्रिया। कौन सी? राइमर टीमान अपक्रिया। तो ये क्या होती है? तो राइमर टीमान अपक्रिया क्या होती है कि जब फिनाल की, जो हमारे पास फिनाल होता है, फिनाल क्या होता है? बेंजीन जो रिंग होती है उसके ऊपर OH लगा होता है तो उसे फिनाल बोलते हैं। तो जब फिनाल की क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ में अपक्रिया कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिनाल लिख लेते हैं। तो फिनाल कुछ इस प्रकार से होता है। ये बेंजीन हमारा बन गया है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाए तो इसे फिनाल बोलते हैं। तो जब फिनाल की किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म और क्षार हमने ले लिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो जब फिनाल की क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड का सूत्र होता है जो बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग में एक पर लगा होता है OH और एक पर क्या लगा होता है? CHO। तो इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। तो चलिए रासायनिक अपक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 3 Cl हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे ताकि 3 NaCl अलग हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर 3 जो Cl होता है उस पर माइनस होता है और Na पर क्या होता है? एक प्लस होता है। तो यहाँ पर Cl 3 दिखे थे, इसका मतलब 3 माइनस थे, तो Na को 3 करना पड़ेगा ताकि 3 प्लस हो जाए। तो यहाँ से 3 NaCl अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 3 NaCl अलग हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर H2O बचेगा, 2 H2O बचेंगे। तो अब ये रासायनिक अपक्रिया जो है वो बैलेंस हो गई है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फिनाल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनाल। तो जब फिनाल की क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये है हमारा सैलिसिल डिहाइड। ये क्या है? सैलिसिल डिहाइड। तो सैलिसिल डिहाइड का निर्माण होता है। तो राइमर टीमन अपक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया राइमर टीमन अपक्रिया आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण। कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या होता है? हमारे पास एनिलीन होता है। एनिलीन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हो। तो जब एनिलीन की क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ रासायनिक अपक्रिया कराई जाती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, और इस अपक्रिया को हम लोग कार्बिल एमीन अपक्रिया बोलते हैं। तो राइमर टीमन अपक्रिया में क्या था? जहां पर यहाँ एनिलीन लिया ना, वहां पर फिनाल लिया गया था। फिनाल की क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ अपक्रिया कराएंगे तो राइमर टीमन बन जाएगी। एनिलीन की क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ अपक्रिया कराएंगे तो कार्बिल एमीन अपक्रिया बन जाएगी, या फिर इसे बोलेंगे आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एनिलीन लिख लेते हैं। तो ये है हमारा एनिलीन, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हो तो इसे एनिलीन बोलते हैं। इसकी क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और क्षार यहाँ पर हम लोग ले लेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। तो जब एनिलीन की क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये हमारा बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। अगर साइनाइड होता तो CN लिखते, आइसोसाइनाइड को NC लिखा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर भी हम अपक्रिया को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर Cl माइनस होता है, K प्लस होता है। यहाँ पर 3 Cl हैं यानी कि 3 माइनस हैं, तो 3 प्लस करने के लिए 3 K करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 3KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, और साथ में निकलेंगे यहाँ पर 3H2O। तो ये हमारी रासायनिक अपक्रिया जो है बैलेंस हो गई है। तो आप लोगों को कार्बिल एमीन अपक्रिया क्लियर हो गई होगी कि जब एनिलीन की क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये हमारा है फेनिल आइसोसाइनाइड। ये क्या है? ये है फेनिल आइसोसाइनाइड। तो इस रासायनिक अपक्रिया के दौरान
फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को ही हम लोग आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोल्बे सिमिट अभिक्रिया क्या होती है। कोल्बे सिमिट अभिक्रिया, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया में क्या होता है कि जो फिनाल होता है ना, इसका सोडियम लवण यानी कि सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ONa लगा हो तो उसे बोलते हैं सोडियम फिनाक्साइड। तो सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ में 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। इस मिश्रण को क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसके दौरान जो उत्पाद होता है ना मुख्य, वो होता है सैलिसिलिक अम्ल। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सोडियम फिनाक्साइड बना लेते हैं। तो ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर ONa, इसे बोलते हैं सोडियम फिनाक्साइड। सोडियम फिनाक्साइड की CO2 के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर होगा क्या, लगभग 400 केल्विन ताप रखा जाएगा और लगभग 6 वायुमंडलीय यहाँ पर दाब रखा जाएगा। तो 400 केल्विन ताप और 6 वायुमंडलीय दाब पर होता क्या है कि जो सोडियम फिनाक्साइड है ये CO2 के साथ में अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया किस प्रकार से करेगा कि यहाँ पर जो O है ये तो रहेगा ही रहेगा, बाकी ये COO, जो COO है वो यहाँ पर जा कर के जुड़ जाएगा और ये वाला Na भी यहीं पर रहेगा। तो इसे बोलते हैं सोडियम फेनिल कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे सोडियम फेनिल कार्बोनेट। सोडियम फेनिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो सोडियम फिनाक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फेनिल कार्बोनेट बनाता है। फिर इसका पुनर्विन्यास किया जाता है। फिर इसका क्या करते हैं, पुनर्विन्यास कर देते हैं। पुनर्विन्यास करने पर क्या होता है, पुनर्विन्यास करने पर जो यहाँ पर OONa जो है वो आर्थो पोजीशन पर आ जाता है। इसको बोलते हैं आर्थो स्थिति। आर्थो ये मेटा और ये पैरा होता है बेंजीन रिंग में। तो यहाँ पर होगा क्या, ये कुछ इस प्रकार से होगा। और क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है ना, इसके प्रत्येक कोने पर हाइड्रोजन मौजूद होता है, जब ज़रूरत होती है उसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा O है और यहाँ से हमें ज़रूरत है तो यहाँ पर हम लोग H रहता है, H को यहाँ से निकालेंगे और इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा OH। और यहाँ पर क्योंकि H हट जाएगा तो बंद खाली हो जाएगा तो COONa यहीं पर आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ से सोडियम फेनिल कार्बोनेट का पुनर्विन्यास होता है तो बनता है सोडियम सैलिसिलेट। ये क्या बनता है, ये बनता है सोडियम सैलिसिलेट। तो सोडियम सैलिसिलेट बन गया, परंतु ये हमारा अंतिम उत्पाद नहीं है। तो सोडियम सैलिसिलेट को H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सोडियम सैलिसिलेट फिर से लिख लेते हैं एक बार। तो ये हम लोगों ने लिख दिया है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट का क्या करेंगे, H+ के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पर बचेगा बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH और यहाँ पर बनेगा COOH। इसे बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद होता है वो होता है सैलिसिलिक अम्ल। तो आप लोगों को कोल्बे सिमिट अभिक्रिया भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, यह सममित तथा असममित ईथरों के निर्माण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। सममित और असममित क्या होता है, आप लोगों ने ईथर के बारे में पढ़ा होगा। तो ईथर जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें इधर भी कार्बन की श्रृंखला होती है और इधर भी कार्बन की श्रृंखला होती है। यदि श्रृंखला कुछ इस प्रकार से हो कि इस ऑक्सीजन के दोनों ओर कार्बन की संख्या समान हो, तो जब दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान होती है तो उसे बोलते हैं सममित ईथर। और यदि कार्बन की संख्या समान ना हो, जैसे कुछ इस प्रकार से हो जाए, तो ऑक्सीजन के इधर तो कार्बन एक ही है, परंतु ऑक्सीजन के इधर अब कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए हैं। तो इस प्रकार के ईथर को बोलते हैं असममित ईथर। तो जो विलियमसन संश्लेषण विधि है, इससे सममित और असममित दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण होता है। मुख्य रूप से कहें तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान जो मेन उत्पाद बनता है वो क्या होता है, ईथर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो एथिल ब्रोमाइड होता है, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम
सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, ये होता है एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5O Na को बोलते हैं सोडियम और C2H5O को बोलते हैं एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड के साथ में अपक्रिया कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ से ये जो Na है ये Br के साथ अपक्रिया करके, क्योंकि Na प्लस होता है और Br क्या होता है, Br होता है माइनस का, तो Na Br के साथ में अपक्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड बनाता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है C2H5 और ये हमारा हो जाता है OC2H5। इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है और साथ में NaBr अलग हो जाता है। तो इस रासायनिक अपक्रिया को बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है कि जब एल्डिहाइड, जो हमारा CHO होता है उसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, तो जब एल्डिहाइड तथा कीटोन ये हमारा होता है कीटोन, तो जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। इस अपक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन अपचयन। तो चलिए एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया CH3CHO, सूत्र होता है एसिटल्डिहाइड का। तो ये हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड का। एक प्रकार से अपचयन है, तो अपचयन आप लोग जानते होंगे कि अपचयन कराने के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमें 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम 4 ले रहे हैं। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलकर के हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा CH3, ये हमारा हो गया CH3 और सिंगल बंध CH3 बनेगा। तो ये CH3 कहाँ से आया, ये हमारे पास कार्बन थे, यहाँ से हमने 3 हाइड्रोजन इसको दिया तो CH3 हो गए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन हमने इस कार्बन को दिया तो हो गया CH3, तो CH3 सिंगल बंध CH3 अलग हो जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है और यहाँ पर बचा है OH, तो ये दोनों आपस में अपक्रिया करके H2O बना देंगे। तो ये रासायनिक अपक्रिया हमारी बैलेंस हो गई। सांद्र HCl या जिंक अमलगम की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोकार्बन बनता है, और यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोकार्बन बना है वो क्या बना है, वो बना है एथेन है। तो आप लोगों को क्लीमेंसन अपचयन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया है हमारी एस्टरीकरण। क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को, एक हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल चाहिए, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ में यानी कि COOH समूह को OH समूह के साथ में अपक्रिया कराया जाता है H2SO4 और HCl की उपस्थिति में, तब एस्टर का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार से होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं। तो हमने ले लिया CH3COOH, ये हमने ले लिया एसिटिक अम्ल, और हमें एक एल्कोहल लेना है तो हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH। तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है एक एल्कोहल समूह के साथ में अपक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। यहाँ से H2O अलग हो जाएगा, यहाँ से क्या अलग होगा, H2O अलग हो जाएगा। यहाँ जो बचेगा वो बचेगा CH3COO, क्या बचेगा CH3COO, और ये हमारा C2H5। तो ये हमारा एथिल एसीटेट बन जाता है। जब एसिटिक अम्ल की एथिल एल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल का OH और एसिटिक अम्ल का H आपस में अपक्रिया करके H2O बना देते हैं, और जो हमारा बचा हुआ उत्पाद बनता है वो एस्टर होता है। तो एस्टरीकरण भी रासायनिक अपक्रिया आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूरोट्रोपिन क्या होता है। यूरोट्रोपिन की बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया आपस में अपक्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाते हैं, और इसका उपयोग जो है गठिया रोग को दूर करने में किया जाता है। तो यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया को समझने से पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसको हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO होता है और अमोनिया NH3 होता है, ये दोनों आपस में अपक्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोग लेते हैं। सबसे पहले एक अमोनिया को हम लोग कुछ इस प्रकार से रख लेते हैं NH3। इसके बाद करते क्या है, दूसरे अमोनिया को हम लोग यहाँ से रखते हैं और कुछ इस प्रकार से रखते हैं।
इसके बाद जो तीसरा अमोनिया है उसे हम लोग यहाँ पर रखते हैं, कुछ इस प्रकार से रखेंगे। अमोनिया को कुछ इस प्रकार से बैलेंस करते हैं कि इनके हाइड्रोजन जो हैं आपस में सामने सामने आएँ। तो तीसरे को हम इस प्रकार से कुछ रख लेंगे, एक हाइड्रोजन जो है आमने सामने हो। इस प्रकार से हम अमोनिया को रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 अमोनिया को इस प्रकार श्रृंखला में बैलेंस कर लिया। इसके बाद करेंगे क्या हम लोग, इसके बाद जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है, या फिर इसे हम चाहें तो CH2O लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CH2O। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग CH2O फॉर्मेल्डिहाइड को लिखेंगे। तो यहाँ पर अब करना क्या है, जितने भी हाइड्रोजन है इनके बीच में हमें CH2O लिखना है। कुछ इस प्रकार से रखेंगे कि H2O अलग होना है। यहाँ पर भी इन दो हाइड्रोजन के बीच में रखेंगे CH2O, उन हाइड्रोजन के बीच में CH2O रखेंगे जो अमोनिया के एक मोल से अमोनिया के दूसरे मोल को मिलाता हो। इसी प्रकार इस अमोनिया और इस अमोनिया के बीच जो हाइड्रोजन मिल रहे हैं इनके बीच में हम रख देते हैं CH2O। इसके बाद इस अमोनिया के जो हाइड्रोजन हैं इनके बीच में भी हम रख देते हैं CH2O, और इधर भी इनके बीच में रख देते हैं CH2O, और इनके भी बीच में हम रख देंगे CH2O। इसके बाद जितने भी हमारे जल के मोल अलग हो रहे हैं इनको कुछ इस प्रकार से पॉइंट कर लेंगे ताकि हमें साफ साफ पता चलता रहे कि कितने H2O यहाँ से अलग हो रहे हैं। तो सभी को हम कुछ इस प्रकार से टिक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि किस प्रकार से जल यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट रासायनिक अपक्रिया होती है कि अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड से अपक्रिया करेगा और ये जो स्ट्रक्चर का निर्माण होगा ना उसे बोलेंगे यूरोट्रोपिन। तो चलिए देख लेते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, अमोनिया के हमने कितने अणु लिए थे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4NH3। अमोनिया जो है ये अपक्रिया करेगी किसके साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO के साथ में। और फॉर्मेल्डिहाइड हमने कितने यूज़ किए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मोल यूज़ किया हमने फार्मेल्डिहाइड का। तो 4 मोल अमोनिया के और 6 मोल फार्मेल्डिहाइड ये आपस में अपक्रिया करते हैं तो यूरोट्रोपिन का निर्माण करते हैं। तो जो बची हुई शेष संरचना है वो यूरोट्रोपिन कहलाएगी। जैसे यहाँ CH2 बचा है, CH2 बचा है, इस प्रकार से सारे CH2 को गिन लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा कि जो CH2 हैं ये कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। इसके बाद में संरचना में और हमारे पास N बचे हैं। N कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। तो ये हो जाएगा N4। तो इसे बोलते हैं यूरोट्रोपिन। इसे क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये हो जाएगा यूरोट्रोपिन। और साथ में जल कितने निकले हैं, 6H2O ये जल निकल जाते हैं। तो आप लोगों को ये रासायनिक अपक्रिया भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं HVZ अपक्रिया यानी कि हेल-वोलार्ड-जेलेस्की अपक्रिया। HVZ अपक्रिया क्या होती है, तो HVZ अपक्रिया जो होती है ये हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ये देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह लिखते हैं तो कार्बोक्सिलिक समूह में क्रियात्मक समूह से लगा हुआ पहला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और अगर उस पर हाइड्रोजन लगा है तो उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है, ओइक समूह है। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह से लगा हुआ पहला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, और अगर इस पे हाइड्रोजन लगे हैं तो इनको क्या बोला जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो HVZ अपक्रिया देता है। तो चलिए देख लेते हैं रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार से होती है। तो यह रासायनिक अपक्रिया एक प्रकार से क्लोरीनीकरण की ही अपक्रिया होती है। सबसे पहले हम लोग एसिटिक अम्ल लिख लेते हैं CH3COOH। इस एसिटिक अम्ल की हम लोग करवा लेंगे क्लोरीन के साथ अपक्रिया। किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपक्रिया करवा लेते हैं। तो जब एसिटिक अम्ल की क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर होगा क्या, अपक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी कि जो हमारा ये वाला कार्बन है आगे वाला, इसमें जो हाइड्रोजन लगे हैं ये Cl से अपक्रिया करके अलग होते जाएंगे, लेकिन रासायनिक अपक्रिया जो है क्लोरीनीकरण अपक्रिया की तरह ही होगी। तो यहाँ से एक Cl हम लोग अलग कर लेते हैं तो यहाँ पर एक Cl बचेगा, और यहाँ से एक H अलग कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 H बच जाएंगे। तो यहाँ से HCl जो है ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने H बचेंगे, 2। तो हो जाएगा CH2, क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक H कम हो गया तो एक बंद खाली हो गया है, और यहाँ पर एक Cl बचा हुआ है तो बचा हुआ Cl यहाँ पर आकर के इसके बंद को पूर्ण करेगा। तो CH2Cl बन जाएगा और ये COOH हमारा सेम टू सेम पड़ा रहेगा।
तो ये हमारा बन जाता है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसके बाद यह अपक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि यहाँ के सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाएं। तो इस अपक्रिया को दोबारा हम लोग फिर से करवाते हैं, तो हो जाएगा CH2Cl COOH। इसकी अपक्रिया फिर से हम लोग क्लोरीन के साथ में कराते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो फिर से यही होगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा, HCl अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, साथ में HCl भी बनता रहेगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर हमारा ये कार्बन है, क्योंकि एक हाइड्रोजन जा चुका है तो 2 हाइड्रोजन थे, तो कितने बच गए हैं, अब 1 बच गया है। यहाँ पर Cl एक था, यहाँ पर एक बंद खाली हुआ है तो एक Cl और आ जाएगा, तो Cl2 हो जाएगा और ये COOH हो जाएगा। और यहाँ अलग क्या हुआ है, यहाँ से एक H गया था, यहाँ से एक Cl, तो HCl अलग हो जाएगा। परंतु अभी भी हमारा ये अंतिम उत्पाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इस रासायनिक अपक्रिया को एक बार और करवाते हैं। ये वाला उत्पाद फिर से लिखते हैं, CHCl2COOH लिखेंगे। इसकी अपक्रिया हम लोग क्लोरीन के साथ में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ से आपकी बार ये वाला H यहाँ के एक Cl के साथ अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा C, और यहाँ पर एक बंद खाली हुआ है, उसको यहाँ से एक क्लोरीन जो बचा है वो जाके पूर्ण करेगा। तो Cl2 पहले से थे, एक और हो जाएगा तो Cl3 हो जाएगा, और साथ में बचेगा COOH, और बचा हुआ जो हमारा है वो है HCl। तो CCl3COOH यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है। इसे बोलते हैं ट्राईक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं, ट्राईक्लोरो एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो ये हमारा मेन उत्पाद इस रासायनिक अपक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो आप लोगों को HBZ अपक्रिया भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग रासायनिक अपक्रिया देखते हैं, स्टीफन अपक्रिया। कौन सी, स्टीफन अपक्रिया। तो स्टीफन अपक्रिया क्या होती है, इसमें मेथिल साइनाइड का, जो मेथिल साइनाइड होता है इसका SnCl2 और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है। तो एल्डिमीन प्राप्त होता है, जो जल अपघटित होकर के हमें एल्डिहाइड देता है। तो इसे बोलते हैं स्टीफन अपक्रिया। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपक्रिया होगी। सबसे पहले मेथिल साइनाइड लिख देते हैं, तो मेथिल CH3 और साइनाइड CN। तो मेथिल साइनाइड का जो हम लोग क्या कराते हैं, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ में अपक्रिया कराई जानी है। अपचयन कराया जाता है किसकी उपस्थिति में, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ में अपक्रिया कराते हैं, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा ये इनके पास आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा NH। कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक H हमने इसके पास रखा और एक H इसके पास रखा, इसे बोलते हैं एल्डिमीन। इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा जो बना है इसे बोलते हैं एल्डिमीन। फिर ये जो हमें एल्डिमीन प्राप्त हुआ है, ये एल्डिमीन जल के साथ अपघटित होगा तो हमें एल्डिहाइड देगा। तो इस एल्डिमीन को लिख लेते हैं CH3 CH और ये डबल बंड NH। यहाँ पर जो साइनाइड का कार्बन और नाइट्रोजन होता है, इनके बीच में ट्रिपल बंद होता है। तो यहाँ पर हमने एल्डिमीन लिख दिया, और अब इसका करवाना है जल अपघटन, यानी कि जल के साथ में अपक्रिया करवानी है। तो यहाँ से हमें एल्डिहाइड मिलेगा किस प्रकार से, यहाँ पर हमें CH3 CH दिख रहा है, यहाँ से O आ जाएगा, तो CH3 CHO मिल जाएगा, यानी कि एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। और यहाँ पर NH बचा है और यहाँ पर 2 H बचे हैं, तो NH3 अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड, और साथ में अमोनिया बन जाएगी। तो स्टीफन अपक्रिया भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया है हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया। इसी प्रकार से हाफमान क्लोरोएमाइड अपक्रिया, हाफमान फ्लोरोएमाइड अपक्रिया भी हो जाती है। तो हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया क्या होती है, ये एक प्रकार से एमाइड समूह का एमीन समूह में परिवर्तन होता है। यानी कि जब आपको कोई अभिकारक दिया जाए और उसमें एमाइड समूह हो, तो इस अपक्रिया के दौरान आप एमाइड समूह से एमीन समूह बना सकते हैं। हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया के लिए हमें प्रोपेनामाइड, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होगी। तो जब प्रोपेनामाइड की ब्रोमीन और क्षार के साथ में अपक्रिया कराई जाती है, यानी कि प्रोपेनामाइड की ब्रोमीन और क्षार के साथ में अपक्रिया कराई जाती है, तो एथिल एमीन का निर्माण होता है, और इस रासायनिक अपक्रिया को हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया कहते हैं। तो यह रासायनिक अपक्रिया हमारी स्टेप बाय स्टेप होती है। तो चलिए प्रत्येक स्टेप को समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, प्रोपेनामाइड जो है ब्रोमीन से अपक्रिया करता है। तो पहले प्रोपेनामाइड का सूत्र लिख देते हैं, CH3 CH2
CONH2, इसको बोलते हैं एमाइड और हमें प्रोपेनामाइड लिखना था तो मेथ एथ प्रोप, इसलिए हमने 3 कार्बन की श्रृंखला ली। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनामाइड। इसकी अब क्रिया कराते हैं सबसे पहले ब्रोमीन के साथ में। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक H एक Br के साथ अब क्रिया करके अलग हो जाएगा। जो हमारा बचा हुआ उत्पाद है वो हो जाएगा CH3 CH2 CONH, और यहाँ पर NH के साथ में क्योंकि एक बंद खाली हुआ है तो इसको पूर्ण करने के लिए एक Br यहाँ पर आ जाएगा, तो NHBr ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से अलग क्या हुआ है, यहाँ से अलग हुआ है HBr, तो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम लोग जो HBr होता है, ये जो HBr प्राप्त हुआ इसका हम लोग KOH के साथ में अब क्रिया कराते हैं। किसके साथ में, KOH के साथ में अब क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से हमारा KBr अलग हो जाता है, KBr यहाँ से अलग होगा और साथ में H2O प्राप्त हो जाता है। पहले हमने क्या किया यहाँ पर कि जो हमारा एक उत्पाद है इसका हमने KOH के साथ में अपक्रिया कराया और हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ। दोबारा हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला उत्पाद है फर्स्ट अपक्रिया में, इसकी अपक्रिया कराएंगे KOH के साथ में। तो चलिए देखते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा CH3 CH2 CONHBr, इसकी अपक्रिया कराएंगे KOH के साथ में। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो हमारा KBr है ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर KBr जो है वो अलग हो गया है। साथ ही साथ यहाँ से H2O भी अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर H2O भी लिख देते हैं। H2O भी अलग हो जाने के बाद जो बचा हुआ उत्पाद है इसे लिख लेते हैं। तो बचा हुआ उत्पाद हमारा CH3 CH2 और यहाँ से NCO हो जाएगा। तो ये हमारा बचा हुआ उत्पाद भी आ गया है। इसके बाद हम लोग फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप में होगा क्या, फोर्थ स्टेप में जो ये उत्पाद आया है CH3 CH2 NCO, इसकी अब क्रिया कराते हैं 2KOH के साथ में, यानी कि पहले एक बार KOH के साथ में अब क्रिया कराएंगे, फिर दोबारा हम लोग फिर से KOH के साथ में अब क्रिया कराएंगे और तिबारा जो हमारा उत्पाद आया है इसका हम लोग 2 KOH के साथ में अब क्रिया कराएंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा कि K2CO3 अलग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, K2CO3। CO3 कहाँ से आया, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी तो 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, तो K2CO3 यहाँ से अलग हो जाएगा। तो बचा हुआ उत्पाद लिख लेते हैं CH3 CH2 और NH2, हमारा एमीन प्राप्त हो गया है। तो ये कुछ इस प्रकार से रासायनिक अपक्रिया हमारी 3 स्टेप में हो जाती है। अब इस रासायनिक अपक्रिया को हम लोग करते क्या है, इस रासायनिक अपक्रिया को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए करते क्या है, इसका जो दायां पक्ष है वो दाएं में जुड़ेगा और इसका जो बायां पक्ष है वो बाएं में जुड़ेगा, और जो एक दूसरे से कट रहे होंगे उन्हें हम काट देंगे। जैसे यहाँ पर हमारा यहाँ पर HBr दिख रहा है और इधर भी HBr दिख रहा है, तो ये कट जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा CH3 CH2 CONHBr है वो यहाँ से कट जाएगा, और इसी प्रकार से CH3 CH2 NCO जो यहाँ पर भी मैच कर रहा है ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा हुआ उत्पाद है इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोपेनामाइड बचा है, यानी कि CH3 CH2 CONH2 बचा है, यानी कि प्रोपेनामाइड बचा है। इसके बाद जो हमारा KOH है इसे काउंट कर लेते हैं कितने हैं, तो KOH हमारे 4 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 KOH हो जाएगा, और इसके साथ में हमारा ब्रोमीन है तो Br2 लिख देते हैं। इसके बाद तीर का निशान लगाते हैं, अब क्रिया का साइन बना लेते हैं। इसके बाद जो मेन उत्पाद है इसे पहले लिखते हैं, क्योंकि मेन उत्पाद हमारा क्या है, मेन उत्पाद हमारा एमीन समूह है, यानी कि एथिल एमीन है, तो इसे लिख देते हैं। इसके साथ में यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा KBr, यहाँ से क्या मिल जाएगा, KBr मिल जाएगा, और ये KBr कितने मोल यहाँ से मिलेगा, हमें 2 मोल मिल जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर 2H2O भी है और साथ में एक K2CO3 भी है। तो ये हमारा मेन रासायनिक अपक्रिया हो जाएगी। इस रासायनिक अपक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इस रासायनिक अपक्रिया को ही हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया कहते हैं। तो मेन रासायनिक अपक्रिया हमारी ये होती है। याद रखिएगा कि इन सभी उत्पादों को काटा नहीं जाता है, ये सिर्फ हमने समझने के लिए काटा है। बाकी ये सभी स्टेप करने के बाद आप डायरेक्ट ये रासायनिक अपक्रिया को लिख सकते हैं। तो आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट रासायनिक अपक्रियाएं क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।